अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंग्लिश ऐसे सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम लोग थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये थीसिस स्टेटमेंट के बारे में है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन के बारे में होगा कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिसाइफर करेंगे थीसिस स्टेटमेंट को कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, उसकी जरूरत क्यों पेश आती है। तो आई होप कि अगर आपके माइंड में भी इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एड्रेस हो जाएंगे। तो अगर आप जो है वो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा के लिए एसडीओ, ठीक है, उसके अलावा पीपीएससी के किसी भी जॉब के लिए जो है वो ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये आपसे रेलिवेंट है। इसी तरह से अगर आप जो है वो पीएमएस के लिए जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अब पीएमएस का भी जो है वो ऐलान हो गया। आज जो है वो 119 सीट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं पीएमएस के लिए। तो अगर आप उसकी तैयारी भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहीं से तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आपने किस तरह से अपने ऐसे को बाकी लोगों के ऐसे से डिस्टिंग्विश करना है। लेकिन जी सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, होती क्या है। अ सिंगल क्लियर एंड असर्टिव सेंटेंस, क्या एक असर्टिव सेंटेंस होता है यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, दैट समराइजेज योर मेन आर्गुमेंट, जो कि आपका मेन आर्गुमेंट है ना। मेन आर्गुमेंट से मुराद आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपके टॉपिक से मिलेगा जो आपका मेन आर्गुमेंट है। एंड प्रोवाइड्स अ रोड मैप टू द एग्जामिनर, और एग्जामिनर को एक रोड मैप भी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इस सारे ऐसे के अंदर क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे का ओवरव्यू होता है, ये एक टॉपिक का समझ लें कि ओवरव्यू है। अब सवाल ये है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको इस्तेमाल कैसे की और क्यों किया जाता है, व्हाई टू यूज थीसिस स्टेटमेंट। तो बच्चों थीसिस स्टेटमेंट की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। क्या ऐसा है कि एग्जामिनर आपसे कहेगा कि थीसिस स्टेटमेंट लिख, चाहे आप पीपीएससी एसडीओ का एग्जाम दे रहे हैं, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का, चाहे आप एडी का कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई और पेपर है, चाहे तहसीलदार का पेपर है, कहीं पर भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप एक थीसिस स्टेटमेंट लिखें, बल्कि आपको ये कहा जाएगा कि क्लैरिटी ऑफ आर्गुमेंट होना चाहिए, क्लियर सेंटेंसेस होने चाहिए, फोकस्ड डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसे की, और लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज होना चाहिए, ठीक है। तो अंडरलाइंग अगर आपको ये नहीं भी कहा जाता तो अंडरलाइंग जो अजम्पशन है, जो इम्प्लाइड मीनिंग है एग्जामिनर का, वो यही होता है कि वो आपसे यही चीजें रिक्वायर्ड कर रहा होता है। और इन सारी चीजों के लिए जो है वो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करती है आपको कि आप अलाइन रहते हैं अपने टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू, और आपका जो एग्जामिनर है उसको भी ये बता देता है कि आप जो है वो इस एसे की अलाइनमेंट किस तरह से करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें आप डिस्कस करना जा रहे हैं। और एग्जामिनर को जो है वो ये भी पता लग जाता है कि ये बंदा जो है इसको पता है, ये कभी ऐसे नहीं है कि रैंडमली ऐसे उठ के आ गया और ऐसे लिखना शुरू कर दिया, बल्कि इसको पता है क्लियरली कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि एक थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी कैसे है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक टॉपिक है हमारे पास, क्राइसिस और फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ठीक, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान या फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो बड़ा एक हॉट इशू है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है, सर्विस डिलीवरी है, ये सारे वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर ऐसे आ सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान है, इसके लिए अगर आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे। अब एक थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप हम इसको पढ़ेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है। द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान हैज मैनी रीजंस लाइक करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड वीक अकाउंटेबिलिटी। दीज प्रॉब्लम्स आर द मेन हर्डल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। बज़ाहिर दिखने में जो है वो हमें ये सेंटेंस जो है वो ठीक लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये एक सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो ये इट कुड बी द थीसिस स्टेटमेंट। लेकिन अभी रुक जाए जरा, हम एक और थीसिस स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं जी। तो यहाँ आ जाए, यहाँ पर जो है वो हम लोग एक और थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब ये थीसिस स्टेटमेंट क्या कहती है, द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान स्टेम्स फ्रॉम अ नेक्सस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी and weak accountability mechanisms that have collectively hindered economic progress and public welfare। तो बच्चों बताएं जरा मुझे कि क्लियरली आपको जो है वो पहले वाली थीसिस स्टेटमेंट ज्यादा कन्विंसिंग लगी है या ये वाली। तो ऑब्वियसली ये वाली जो थीसिस स्टेटमेंट है जो हमने सेकंड पढ़ी है, ये ज्यादा कन्विंसिंग है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यही हाल जो है वो एग्जामिनर का भी है। जब एग्जामिनर ने भी जो है वो आपके पेपर को पढ़ना है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपका जो सारे का सारा पेपर है ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से भरा पड़ा हो,
मैं ये नहीं कहता कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही आप इस्तेमाल करें, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो एटलीस्ट थीसिस स्टेटमेंट है वो एक पूरे थॉट प्रोसेस के बाद बनी हुई हो, सही है, और एक ऐसी स्टेटमेंट हो कि जिसको पढ़ के जो है उसको लगे कि हाँ वाकई इसको कुछ ना कुछ ऐसे के बारे में पता है, और यहीं से जो है वो उसका परसेप्शन बिल्ड होगा टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। तो बच्चों ये जो है ना, ये आमतौर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ से आ गई भाई? तो ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े थे किसी जमाने में, तो उसके अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि मेन क्लॉज क्या होती है, सिंपल क्लॉज क्या होती है, ठीक है, डिपेंडेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिया हुआ है ये मेन क्लॉज है। अब कैसे पता लगेगा कि मेन क्लॉज है? बच्चों मेन क्लॉज वो वाली क्लॉज होती है, अगर आप उसको अलहदा से भी पढ़े तो आपको समझ आ जाता है कि ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान स्टेम्स फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, अगर आप दैट से आगे वाला पोर्शन ना भी लगाएं तो इसको कुछ भी और इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मेन क्लॉज है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कह देते हैं। अब ऑन दी अदर साइड जो दैट के बाद, बट के बाद, बिकॉज के बाद जो है लगी होती है वो क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब वो क्या कहती है कि दैट हैव कलेक्टिवली हिंडर्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड पब्लिक वेलफेयर। अच्छा, ये जो येलो कलर में सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या अगर ये सेंटेंस अकेला लिखा हुआ हो तो इसको समझ के आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हरगिज नहीं, आपको इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहा जा रहा है। दैट हैव कलेक्टिवली हिंडर्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड पब्लिक वेलफेयर। यहाँ से आपको इतना का अंदाजा तो हो जाएगा कि इससे पहले किसी प्रॉब्लम का जिक्र किया गया, लेकिन कौन सा प्रॉब्लम है कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस का ये पार्ट है ये डिपेंडेंट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के, जिसके अंदर जो है वो मेन प्रॉब्लम को ही बताया गया है, ठीक है। तो जो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जब मिलते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है कि इसमें कम से कम एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज उसमें मौजूद होती है। ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। आई होप कि मैंने आपको जो है वो इस थोड़ी सी देर में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये किस फॉर्म में लिखी गई है? ये आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म में लिखी गई है। और अब आपको समझ भी आ गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। अब अगला सवाल जो बच्चे पूछते हैं अक्सर वो ये है कि वेयर टू राइट थीसिस स्टेटमेंट इन एसे, ऐसे के अंदर कहाँ लिखना चाहिए? तो बच्चों इसके लिए कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं, आपको मुख्तलिफ एग्जामिनर्स जो हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ राय दी जाएंगी, ठीक है। कोई कहेगा बिल्कुल स्टार्ट में ही लिख दें, कोई कहेगा आप इसको इंट्रोडक्शन के एंड में लिखें, कोई कहेगा दरमियान में लिखें, ठीक है, कोई आपको कहेगा कि लिखें ही ना। सही है। तो ये सारी की सारी जो अप्रोचेस हैं वो ठीक हो सकती हैं यकीनन। उसकी वजह ये है कि सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपका ऐसे जो है वो पास होने वाला है या पास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो किसी भी जगह पे प्लेस कर दें, लेकिन अगर आपने एक अच्छे तरीके से ऐसे को क्राफ्ट किया हुआ, ठीक है, आपने जो जो चीज़ें थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने क्लेम की थी उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो लॉजिकल हैं, उनको आपने एग्जाम्पलरी जो मॉडल्स हैं उनके साथ आपने जो है वो क्या किया है, उसको सपोर्टिंग प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा आपने केस स्टडीज दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसे के जितने भी लवाजमात थे वो सारे पूरे किए हुए हैं, और एट दी एंड जो आपका कंक्लूजन है वो बड़ा कन्विंसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस ऐसे के साथ इंसाफ कर दिया, ठीक है। बाकी जो है वो नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। अब सवाल ये है कि इफ इट इज गिवन इन द आउटलाइन, कुछ बच्चे जो हैं वो आउटलाइन के अंदर इसको लिखते हैं, क्या ये सही है या गलत है? ये भी ठीक है। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइन में लिख देते हैं, सही है, तो वो भी ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे आउटलाइन में पूरा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो ये जो पीपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, उनको मैं कहूंगा कि आप ऐसे ना करें, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 आवर्स में देखें, अब आपने 1500 वर्ड्स का तकरीबन ऐसे लिखना है। तो उसमें अगर आप सारे का सारा इंट्रोडक्शन आप पहले आउटलाइन में लिखें, उसके बाद वही इंट्रोडक्शन उठा के जो है वो आप ऐसे के स्टार्ट में लिखें, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज इन दिस शॉर्ट टाइम। तो 2 घंटे के अंदर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप जहन में रखें कि आपके पास 120 मिनट्स हैं। अब इस 120 मिनट्स को आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि 40 मिनट्स के अंदर पहले जो 40 मिनट्स हैं उसमें आपकी आउटलाइन प्लस इंट्रो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगले जो 80 मिनट्स हैं इसके अंदर आपने टोटल 14 to 15 हेडिंग्स लिखनी है,
ठीक है, 14 से 15 हेडिंग्स। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक हेडिंग के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, तो एक हेडिंग के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट मिलेंगे। तो आपने इसको इस तरह से मैनेज करना है। अगर आपके पास वॉच होनी चाहिए, और अगर आप टाइम को इस तरह मैनेज नहीं करेंगे तो कभी भी आप जो है वो अपना ऐसे बंद नहीं कर सकते, आप अपने ऐसे को जो है वो क्लोज नहीं कर सकते। और होगा ये कि आप अभी 10-12 आपने हेडिंग्स लिखी होंगी और उधर से वो जो है वो शोर मच जाएगा कि चले जी चले, टाइम खत्म हो गया। और फिर अब क्या करेंगे कि उसको एंड करने के लिए फिर जल्दी जल्दी जो है वो क्लोजिंग सेंटेंसेस लिखेंगे, और उससे ये लगेगा कि जबरदस्ती जो है वो आपने अपने ऐसे को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये वाला जो तासुर है ये नहीं जाना चाहिए। एंड में जो है वो एक ऐसा तासुर होना चाहिए, जो एग्जामिनर है, जो पढ़ने वाला है, उसको ये पता चले कि इस बंदे ने जो है वो अपने सारे के सारे जो आइडियाज थे उसको इस टाइम के अंदर पूरे अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया है, और अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो कि इसके अंदर मजीद ऐड हो सकती थी। तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अच्छा भाई, अगर आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है अगर आपने आउटलाइन में भी दी हुई है, तो फिर अगर आप उसको इंट्रोडक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो इसको कोशिश करें कि एंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब आपका एंड हो रहा है तो वहां पर जो है एज ए क्लोजिंग लाइन आप लिख दें, जिससे ये पता लगेगा कि ये सारे का सारा जो आपने इंट्रोडक्शन बताया, इसकी जो बॉटम लाइन है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, इसको बिल्कुल अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आउटलाइन में भी लिख दिया थीसिस स्टेटमेंट, तो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन इसको ना लिखें। उससे ये लगेगा कि आप रेपिटेशन ऑफ आइडियाज कर रहे हैं या रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। बाज लोग जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, बाज एग्जामिनर जो है इसको इग्नोर नहीं करते, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका। अच्छा, कुछ लोग जो है वो एज ए थर्ड सेंटेंस भी इसको लिखते हैं, तो ये भी एक ठीक अप्रोच है। और इसके अंदर अगर आपने एज ए थर्ड सेंटेंस ही लिखना है तो थोड़ी बहुत रीफ्रेजिंग कर लें इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें, वर्ड एक दो वर्ड जो है वो चेंज कर लें, तो उससे जो है वो क्या होगा कि एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि वो जो है वो कोई ऐसी चीज पढ़ रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, बल्कि उसको एक फ्रेश आइडिया मिलेगा। और अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, दिस इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, बिकॉज अच्छा, अब अगर डोंट राइट एट ऑल वाली जो अगर आपने पॉलिसी रखनी है तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि जब आपने एक दफा अपना अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया तो ये देखें कि क्या जो आइडियाज आपने बताए थे थीसिस स्टेटमेंट में वो सारे के सारे प्रेजेंट हो गए, और क्या आपने होता ये है कि आप जाने अनजाने में, ठीक है, वो वाली जो चीजें हैं वो सारी लिख देते हैं। ठीक है, जो कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में लिखी थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक दो लाइनों के अंदर रिपीट हो जाती हैं वहां पर। तो फिर तो एटलीस्ट लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, फिर थीसिस स्टेटमेंट दोबारा लिखें ही ना। ठीक है, फिर वो इंट्रोडक्शन के अंदर उसको ना लिखें अगर आपने वो किसी ना किसी अंदाज में वो जो आइडिया है वो वहां पे दोबारा प्रेजेंट कर दिया है, 2 लाइनों में उसको लिख दिया, या किसी और तरीके से रीवर्ड करके, पैराफ्रेज करके, रीफ्रेज करके आपने उसको लिख दिया, तो फिर दोबारा लिखने की ऐसा आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सारी सिचुएशंस बता दी हैं। लेकिन अगेन अगर आप लिख भी देते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके लिखने की वजह से आपका जो ऐसे है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट द मेन रीजन। अच्छा, अब सवाल ये है, अगर आप ये पूछेंगे कि अब अगर सर इसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं, तो सवाल ये है, देखिए बात ये है कि ये जो है बेसिकली ये गार्निशिंग है आपके ऐसे की। तो ये वो चीजें हैं जो कि वैल्यू ऐड करेंगी। अब जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो तो वही हैं जो हर बच्चे के पास मौजूद है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो हर बच्चे के पास है। ठीक है, नोट्स जो है वो हर बच्चे के पास है। अब यहाँ पर जो चीज वैल्यू एडिशन करेगी, जो चीज आपके पेपर को बाकी पेपरों से डिस्टिंग्विश करेगी, वो क्या चीज है, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, वो आपकी एक अच्छी आउटलाइन है, वो आपकी आउटलाइन के अंदर दिए गए केस स्टडीज हैं, वो आपकी आउटलाइन के अंदर दिए गए जो है वो एग्जाम्पलरी मॉडल्स हैं, जहां जहां पर जो है वो आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, और वहां पे आपने साथ में जो है वो मॉडल भी दिए हैं कि जी ये फलां कंट्री के अंदर ये मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब जो है खाली रिकमेंडेशंस नहीं चलती हैं, ध्यान में रखिएगा, जब आप जहाँ पे कहीं रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस दे रहे हैं, पॉलिसी मेजर्स दे रहे हैं, तो वहां पर आपने किसी कंट्री की जो है वो एग्जांपल जरूर देनी है, अदरवाइज उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इफ इट इज नॉट गिवन इन द आउटलाइन, अगर आप आउटलाइन में देते ही नहीं है, आउटलाइन में जो है वो जस्ट आप लिखते हैं ऊपर इंट्रोडक्शन, ठीक है, नीचे आप लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद आप जो है वो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने इसकी डिटेल नहीं लिखी है। तो फिर इट शुड बी द थर्ड सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्शन। ध्यान में रखिएगा, आपके इंट्रोडक्शन का तीसरा सेंटेंस, पहला नहीं तीसरा सेंटेंस होना चाहिए। पहला सेंटेंस जो है उसमें क्या करेंगे, एक ब्रॉडर सिनेरियो से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा दूसरे सेंटेंस में उसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करेंगे, और थर्ड के अंदर जो है वो फिर आप क्या करेंगे, अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। और जहन में रखिएगा, ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे में हेडिंग्स लिख रहे हैं। प्लीज डोंट राइट हेडिंग्स इन योर ऐसे। जहन में रखें, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, बार बार देखें, और अपने ऐसे के अंदर जो है वो आपने हेडिंग्स नहीं लिखनी है। अच्छा, अब अगर आपने, अभी एक सिचुएशन है हमारे पास कि अगर आपने आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट नहीं दी, यानी आउटलाइन आपने बनाई है, ठीक है, और उसमें थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, हमने कहा था कि आप इसको एज ए थर्ड सेंटेंस लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, और ये क्या है, तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो
अब हमारा टॉपिक क्या था, अगर आप याद करें तो हमारा टॉपिक था क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। तो गवर्नेंस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ए स्टेट्स स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस एंड लेजिटिमेसी। हमने स्टेट लेवल के ऊपर बात कर दी, और बल्कि स्टेट के ऊपर भी जो है वो यहाँ पे जनरल बात किया हमने, किसी कंट्री की बात भी नहीं। और उसके बाद इट डिफाइंस द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज, इंस्टीट्यूशंस आर मैनेज्ड एंड सिटीजंस आर सर्व्ड। अब दूसरी जो है उसके अंदर हमने डेफिनेशन नहीं दी, जेन में रखिएगा, ठीक है। हमने डेफिनेशन नहीं दी, हमने डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। इट डिफाइंस द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड। यहाँ पर आपने हार्डकोर जो डेफिनेशंस होती हैं जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, यहाँ पे कभी स्टार्ट में नहीं देनी है, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, आपने डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो जो दूसरा है उसमें हमने थोड़ा सा मजीद नैरो डाउन कर दिया है, डिफाइंस द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड, इंस्टीट्यूशंस आर मैनेज्ड एंड सिटीजंस आर सर्व्ड। और उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है वो मैंने आपको जैसे बताया था, द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। ये क्या है, ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपको ग्रीन और येलो कलर में नजर आ रही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कैसे है, थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, क्यों ऐड की जाती है, कहाँ ऐड की जाती है, किस सिचुएशन के अंदर आप इसको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, हमारे प्रिपरेशन सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या हमारी जो ऐसे की प्रिपरेशन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, वो इस नंबर से पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।